आपके परीक्षा के लिए मैं लगातार आपके लिए यहाँ पर प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के इस वीडियो पर मैं आपको यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो पहले जो मॉडल पेपर जो आए थे ना उनका मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं फटाफट से। और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक गुजारिश है, अपील है कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग अभी देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन चला रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। ध्यान समझिए, एक जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एकदम सेम टू सेम यदि आप लोग किताब पढ़े ना, किताब का लाइन से ही ये वाला एकदम दे दिया गया है। किताब में सभी का आंसर है बाबू, इसलिए कहते हैं किताब को गहराई से पढ़ना चाहिए। मैंने तो यहाँ पर सही बच्चों को पढ़ाया है। देखिए, एक जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है जीव द्रव्य, ऑप्शन बी में लिखा है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है हरित लवक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिंपल से इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य, जो कि काफ़ी आसान था, आप सही बच्चों को आता था। वेरी गुड। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका बोल रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। धातुएं क्या होते हैं, सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, बताइए। देखिए, धातु जो है ना सामान्यतः ठोस होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा धातु है ना जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होते हैं, ये आप लोग जरूर जानते हैं। इसका आंसर क्या होगी। पहला ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा आयरन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मरकरी, जिसे पारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से हो जाएगा, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो द्रव अवस्था में रहता है। कौन सी धातु, एक ऐसा धातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में रहती है। जी हाँ, ये आपका हो जाएगा मरकरी, यानी कि पारा। बहुत आसान है। ठीक है, और पारा का उपयोग जो है थर्मामीटर वगैरह में भी होता है ना। इस प्रकार से आप लोग इसे जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पारा। पारा जो है एक ऐसा धातु है जिसका जो हमारा धातु तो है, साथ ही साथ ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब देखिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बता सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में लिखा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आपके परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होती है, तो कहिएगा CO2, मतलब C कैपिटल, O भी कैपिटल है और नीचे यहाँ पर 2 है। ठीक है, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 है इसलिए डाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, या क्या चीज़ को संकेत करता है। देखिए, जब चालक विलयन है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब विलयन के रंग क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यह संकेत करता है। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी में आपका लिखा गया विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विद्युत धारा के चुंबकीय के प्रभाव का, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। कौन सी, बहुत आसान है और शानदार है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर ही यहाँ पर छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। जब चालक विलयन है ना यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ विलयन है और इस विलयन में हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका रंग क्या हो रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो ये किस पर मतलब ये क्या संकेत करता है, यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। ठीक है, देखिए, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स जो है ना किस कारण से फैल सकती है, आप बता सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, भोजन साझा करने से। देखिए, भोजन साझा करने से एड्स नहीं फैलती है, वो याद रखना है। कंघी साझा करने से भी नहीं फैलती है, एक मच्छर के काटने से भी नहीं। यहाँ पर जो है ये आपका सही, सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन जो होगा ना, वो आपका होगा डी, खून चढ़ाने से जो है ना एड्स आपका फैल सकता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गया ऑप्शन नंबर, यानी एड्स का जो है ये किस वायरस के कारण से होती है, तो HIV वायरस के कारण से होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोला गया है कि पैकेटोथेलियोस में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। यह भी काफ़ी शानदार और काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए पहला में क्या लिखा है किण्वन, ऑप्शन में बी में लिखा है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन में सी में लिखा है भंडारण, ऑप्शन में डी में लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बताइए क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। जो हम लोग जो दूध जो पैकेट वाला जो दूध आती है ना, हम लोग जो खरीदते हैं वो दूध क्या होती है, पाश्चुरीकृत दूध होती है ना। मतलब इसको एकाएक क्या किया जाता है, गर्म करके एकाएक ठंडा की जाती है। तो यही वाला क्रिया क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाता है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा, इसका क्या होगा बी वाला। पैकेटोथेलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोला गया है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। ठीक है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। आप लोग ना ये एक प्रैक्टिकल जरूर किए हैं। आप लोग अपना कलम को अपना सर के बाल में आप लोग घसते हैं और घसने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को यदि आप उसके पास लेके जाते हैं तो ये खींच लेता है ना, चिपक जाता है, सट जाता है उसमें। ठीक है, तो ये वाला कौन सा यहाँ पर किस बल के कारण से आखिर ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो आप लोग किताब पढ़े तो आप लोग शानदार इसका आंसर जानते होंगे। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी लिखा है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी लिखा है स्थिर वैद्युत बल। कौन सी हो जाएगी आप लोग बता दीजिए। इसका हमारा यहाँ पर चुंबकीय बल नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बता दें यहाँ आवेश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय बल नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, घर्षण बल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्थिर वैद्युत बल। जो आवेश के कारण से जो बल उत्पन्न होती है ना, वही वाला हमारा कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ये भी आप लोग याद रखिएगा यदि नहीं पता था तो। वेरी गुड, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, यदि आप लोग ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप लोग से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। बताइए, काफ़ी इजी और शानदार क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चा यहाँ पर सही जवाब दे सकते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। इन सब में से बताइएगा सबसे अधिक किसका मान हो जाएगा। इन सब में से, किताब में तो हालांकि आप लोग पढ़े हैं, वहाँ पर सबसे अधिक किसका था, हाइड्रोजन का, है ना। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा गया है। तो आप बताइए यहाँ पर, तब बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। देखिए पहले लिखा है लकड़ी, दूसरा नंबर में है ऑप्शन बी में LPG, तो सी नंबर ऑप्शन में है केरोसिन, ऑप्शन डी में है बायोगैस। कौन सी हो जाएगा इसका सही, बता सकते हैं आप लोग। इसका होगा LPG। क्या होगा, LPG। इन सब में LPG का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन में बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है, आंतरिक निषेचन होता है। अब देखिए आंतरिक निषेचन बहुत आसान निषेचन, आप लोग ने ये वाला जनन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जनन चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है ना। देखिए आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। बताइए, देखिए आंतरिक निषेचन 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है वे मादा के शरीर में होता है। क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर होती है आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो वह आंतरिक निषेचन हो गया। बाह्य निषेचन जैसे कि मेढक में क्या होती है, बाह्य निषेचन होती है ना। मेढक जो है, मादा मेढक और नर मेढक। मादा मेढक क्या करते हैं, वे अपने अंडाणु को निकालते हैं जल में। ठीक है, और नर मेढक क्या करते हैं, अपने शुक्राणु को जल में निकालते हैं। अब जब ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये कहाँ पर मिल रहे हैं, जल में मिल रहे हैं ना, तो ये बाह्य निषेचन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेढक में हो गया हमारा बाह्य निषेचन। और इस प्रकार से यदि हम लोग देखें आंतरिक निषेचन, तो ये मनुष्यों में हो गया, जानवरों में हो गया, इस प्रकार से। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, नीचे दिए गए चित्र ABC के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। प्रकाश चैप्टर से है क्वेश्चन, काफ़ी आसान। यहाँ पर क्या बोला है, ABC के परावर्तक सतहों पर प्रकाश किरणें पड़ती है। यहाँ पर क्या लिखा, परावर्तक सतह A, ये वाला परावर्तक सतह B है, यहाँ परावर्तक सतह C है, जो कि आप लोग सतहों को देख सकते हैं। बताइए कि इस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए आपने किताब में पढ़ा है बाबू कि आपतन कोण और
परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि हमारा इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केवल सतह ए पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ए और बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बी और सी पर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सभी तीनों पर। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप जो हमारा आपतन कोण जो होते हैं ना, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, या कहिए परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये जिस एंगल से आ रही थी ना, जैसे कि मान लीजिए ये वाला हमारा ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। बाबू ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, अभिलंब, और ये तीनों बिंदु एक ही तल पे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसे कहते हैं आपतन कोण। इससे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। ठीक है, और जो हमारा परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इसका बीच का जो कोण बनेगा ना, ये हमारा कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, यानी कि इसको आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सदैव ये वाला कोण और ये वाला कोण सदैव हमारा बराबर होगा। सदैव किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति रहे, वो उबड़ खाबड़ भी क्यों ना रहे या कैसो भी स्थिति रहे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सभी सतहों पर जो है ना, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब सभी सतहों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर ही होगा। क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न एबीसी में परावर्तक सतहों पर प्रकाश किरणें पड़ती है। ठीक है, बताइए कि किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो तीनों सतह पर। समझ आ गया कि नहीं आपको? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिया गया। अब हम लोग कौन से प्रश्न देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह रहा आपका शानदार सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मज़ा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, बहुत शानदार। यदि आप लोग किताब पढ़ें एकदम बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, वो बहुत ही मज़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये फसल चैप्टर से पूछ दिया है ना। देखिए मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सबसे आसान, सबसे पहले आप मिट्टी को क्या करते हो? तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करने के लिए आप लोग जुताई करते हैं खेत की, है ना। और जुताई का यहाँ पर परिभाषा ही दे दिया है। जुताई की परिभाषा क्या होती है? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है निराई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बुआई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जुताई, ऑप्शन नंबर डी में है सिंचाई। तो देखिए मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, जुताई करते हैं। जुताई किस लिए करते हैं? क्योंकि मिट्टी को उलटते पलटते हैं और पोला कर देते हैं मिट्टी को, है ना। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के। देखिए 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? शानदार प्रश्न है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? ठीक है, किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सिरियस ग्रह, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है शुक्र ग्रह। कौन से हो जाएगा इसका? इसका जो ना, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। शुक्र ग्रह को कहा जाता है बाबू, प्रभात का तारा कहा जाता है इसे, भोर का तारा कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन से ग्रह हो जाएगा? शुक्र ग्रह। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये है टूटा हुआ तारा, ये थोड़ी होता है। क्या होता है आपको पता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ लिखा है धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उल्काएं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बुध ग्रह। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? बताइए फटाफट से आप लोग। ये होता है उल्काएं होता है। क्या होता है? उल्काएं होता है। उल्काएं होता है। और ये उल्काएं जब गिरती है ना, तो इसे कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है? रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये हमारा उल्काएं है। क्या है? उल्काएं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है, कौन सी कथन गलत है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है? जमीन पर लुढ़कते गेंद का घर्षण कम होता है। जो जमीन पर जो लुढ़क रही है गेंद, उसका घर्षण कम होता है। बताइए तो ये हमारा सही है कि नहीं है? पहले आप ये बताइए हमें। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वहाँ घर्षण कम हो रही, घर्षण कम है, इसी कारण से वो लुढ़क रही है। तो लुढ़कते गेंद का घर्षण रियल में कम ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर तो बोला था गलत खोजना है ना, तो ये तो सही हो गया। देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका?
पानी के सतह पर तैरते हुए नाव का नाव पर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल ही लगेगा तब ना वो तैर सकेगी, बिना घर्षण का कैसे तैर पाती है ना। तो ये भी आपका क्या सही है, लेकिन आपको खोजना है गलत, समझे कि नहीं, अभी तक भी नहीं मिला गलत वाला। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल का घर्षण बल लगता है। देखिए बिना घर्षण का तो साइकिल चल ही नहीं सकता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, सिंपल सा बात। यहाँ पर लेकिन बोला था गलत, मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे देखिए डी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। लीजिए यदि घर्षण बल लगता ही नहीं तो ये गेंद घूमती नहीं, समझे कि नहीं समझे, और गेंद घूमती ही नहीं, सिंपल सी बात। अब देखिए कोई भी गेंद आप लोग फेंकिएगा तो वो क्या होती है, वो गोल 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 स्प्रिंग करके जाती है ना, गोल गोल घूम घूम के जाती है, गति करती हुई जाती है ना। तो इस जैसे कि मान लीजिए कोई गेंद आती है, इस प्रकार से गोल 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 घूमते घूमते चला जाती है। तो देखिए तो आखिर ये घूमती किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पर ना वायुमंडल जो है इस पर बल लगा रही होती है, और ये आगे गति करे तो पीछे घर्षण बल लग रहा है, आगे गति करे तो घर्षण बल किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, समझे कि नहीं। तो बिना घर्षण बल के ये बॉल हमारा रोटेट ही नहीं कर पाएगी, बात समझ में आया आपको। और यहाँ क्या लिखा है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है बोला है, जबकि वहाँ तो लगती है, मतलब ये क्या होगी, गलत, और गलत ही हमें खोजने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 15 में बाबू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। बताइए कौन सा ना संश्लेषित पदार्थ वाला है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है नायलॉन, टेरिलीन, ऊन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी में है कपास, पॉलीकोट, रेयॉन। ऑप्शन नंबर डी में आपका है एक्रिलीन, रेशम, ऊन। कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, आप लोग हमें फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, संश्लेषित पदार्थ बोला गया है, यानी संश्लेषित पदार्थ जो होगा वो आपका होगा पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये आपका आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोला गया है ध्वनि संचरित हो सकती है। ठीक है, ध्वनि संचरित जो हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, या ठोस, द्रव और गैस में। देखिए ध्वनि संचरित जो होती है वे तीनों माध्यम में हो सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। लेकिन आपका बात आता है सबसे अधिक ध्वनि संचरित कहाँ होती है, तो ठोस में, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं ना वो बहुत पास पास होता है, बहुत पास पास होता है। गैस के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो हमारे द्रव जो होते हैं, द्रव के कण थोड़ी गैस के मुकाबले थोड़ी पास पास होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जिसमें जो आपका जो पार्टिकल्स जो है, जिसमें कण जो है बहुत नज़दीक है, तो उसमें ध्वनि जल्दी से गमन कर जाएगी। ठीक है, तो ठोस में क्या होती है, ध्वनि गमन जल्दी करते, इसमें थोड़ी सी कम और इसमें सबसे कम, मतलब इस प्रकार से ये घटते क्रम में आ रही है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर ना ध्वनि जो संचरित हमारा तीनों माध्यम में हो सकती है, ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न आपको बोला गया है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। बताइए झारखंड में ऐसे कौन सी आपदा है जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। आप लोग आए दिन सुनते होंगे इसके बारे में, भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। ठीक है, ये आपका जो ना, ये आपका जो है वर्षा ऋतु में आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, वर्षा ऋतु में ही तो मिलेगा सुनने को। बताइए यहाँ पर कौन सी ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला लिखा है यहाँ पर देखिए भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका जो आपका होगा तड़ित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा है ये वाला, जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, इसमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप लोग बताइए क्या हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर जो प्राथमिक प्रदूषक की बात यदि हम लोग करें तो प्राथमिक प्रदूषक आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं। ऐसे जंतु ना जिसका जो हमारे क्या है संख्या उसका कम है। ठीक है, और वे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो बताइए वो क्या कहलाएगी। वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका आपका होगा संकटापन्न जंतु कहलाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जंतु अब खत्म होने की कगार में है, मतलब इसे हमें संरक्षित करके रखना चाहिए।
तो ये रहा आपका 20 नंबर प्रश्न। और यहाँ पर आपका बोला गया है कि बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। देखिए पेट्रोलियम जो है ना एक काला पदार्थ होती है जो आपको पता है, ये जीवाश्म है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। और इसी से हमारे क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, इन्हीं से क्या किया जाता है, इनको फिल्टर करके अलग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि पेट्रोलियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेट्रोलियम किसी भी देश में विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत सारा वाहन वगैरह जो पेट्रोल डीजल से चलती है, तो यदि ये नहीं रहे तो फिर हमारा ये तो चलना दिक्कत हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे काम बाधित हो जाएगा इससे, है ना। इसी कारण से व्यावसायिक उपयोग इसका ज़्यादा है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, सफ़ेद हीरा, काला सोना, उजला मोती, काला हीरा, क्या कहा जाता है इसे, बता सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका होगा काला सोना, जो आप लोग किताब में भी पढ़े हैं, इसका होता है काला सोना, ये कहा जाता है पेट्रोलियम को, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो गया, और इसका 20 नंबर का ऑप्शन है बी इसका सही हो गया। तो बस तब अभी इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।